पाकिस्तान में जो कुछ होगा वो बाहर के हालात तय करेंगे। तो अब जनाब वही हो रहा है कि जी जो कुछ पाकिस्तान में होने जा रहा है, क्या वो बाहर के हालात तय नहीं करेंगे? क्या वो रशिया, चाइना, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये अमेरिका, नेटो, क्या रीजन के जो हालात हैं, क्या वो पाकिस्तान के अहम फैसलों के ऊपर असरअंदाज नहीं होंगे या उनको रुख नहीं देंगे? देंगे। तो अब उसमें से बस यहां तक मैंने बात की। अब मैं कोशिश करता हूं कि आपके कुछ सवालात इसमें देख लूं। इसमें जो है वर्ल्ड वॉर 3 का तो बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर एक चल रही है। ये वॉर खत्म कब हुई है? मतलब एक देखें, एक पॉज आ जाता है ना बीच में। यानी मैं इसको मैं तो यानी आज के दिन में जो कुछ हो रहा है, ये जो दिन है, ये यानी आज जो कुछ हो रहा है, इसको आप कहां से लिंक करेंगे? मुझे बताएं। इसको आप अब तो खुल के डिस्कशंस हो रहे हैं ना, तो क्या इसको आप सेकंड वर्ल्ड वॉर से डिस्कस करेंगे? नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकला था, तो इसलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए हुई थी कि जो 19वीं सदी है उसके अंदर फैसले नहीं हो पा रहे थे, ठीक है ना, सल्तनतें बन रही थी, बिगड़ रही थी। तो वहां पर क्या हुआ था, तो वो आप लिंक करते करते अब ये देखें ना, अब ये जो यूक्रेन और ये रशिया का, ये तो कहां हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले आप चले जाएं तो आप कहेंगे ये दरमियान में एक पॉज आता है जिसमें लोग कहते हैं कि बज़ाहिर जंग खत्म हो गई, लेकिन वो जो नफरतें, लिसानियत, मजहब, सरहदें, ये सारे जो इश्यूज हैं ये अपनी जगह पड़े रहते हैं। वो कहते हैं ना बिहाइंड द कारपेट, आप उसको वो डाल देते हैं एक जगह पर, वो इशू अपनी जगह पकता रहता है, फिर अचानक वो निकल के सामने आ जाता है। तो इसलिए ये मुझे तो दरमियान में कुछ मुद्दत आती है जिसमें आपको दुनिया पुरसकून सी लगती है। और लेकिन अब आप देखें कि वर्ल्ड वॉर की क्या डेफिनेशन थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या थी? सेकंड वर्ल्ड वॉर ये थी कि यूरोप उसमें लड़ रहा था आपस में, और दूसरा उसका फ्रंट खुल गया था पैसिफिक के अंदर, क्योंकि जापान के ऊपर जापान आ गया था। हालांकि जापान और जर्मनी का कोई अलायंस नहीं था, कोई किसी किस्म का उनका फौजी अलायंस नहीं था, लेकिन जापान उधर से गया, उन्होंने पर्ल हार्बर हुआ, वो जंग खत्म हुई, यहाँ पे जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। तो लेकिन जो अगर आप उसमें सिर्फ उसके फिर नतीजे में क्या हुआ, मतलब ब्रिटेन इतना कमजोर हो गया कि उसकी कॉलोनीज खत्म हुई, पाकिस्तान आजाद हुआ, बड़े सगीर से वो निकल गए, कई कॉलोनीज खत्म हो गई, अमेरिका इमर्ज होके आ गया सामने। लेकिन अगर आप उसे पूछें कि उस वक्त तो यूरोप में जंग हो रही थी ना, यूरोप लड़ा था, तो हम सेकंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो ये जो दरमियान में मशरिक वस्ता में तबाही और बर्बादी हुई है, और इसमें एक से ज्यादा मुल्क, अगर आप कंपेयर करें इसको, आप सेकंड वर्ल्ड वॉर से कंपेयर करेंगे जिसमें पूरा यूरोप लड़ रहा है और कई मुल्क तबाह हो गए और कई मुल्कों की सरहदें खत्म हो गई, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चले जाएं, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर टूट गई और ऑटोमन टूट गए। अब आप इसको जरा मिडिल ईस्ट में लेकर आ जाएं, तो मुझे बताएंगे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में क्या हुआ है पिछले चंद सालों के दौरान। मैं तो उसको भी कई मुल्क गर्क हो गए। आप लीबिया से शुरू करें, आप सीरिया तक आ जाएं, यमन तक आ जाएं, तो क्या वो, लेकिन उसको वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे बावजूद, ठीक है, उसको वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे। हालांकि पूरा का पूरा खित्ता जो है इंसानों का वो जल गया, खत्म हो गया, लेकिन उसको वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे। हालांकि वो भी तो वर्ल्ड वॉर है एक तरह से। हजारों लाखों लोग मारे गए उसमें, उसको अफगानिस्तान तक हजारों लाखों लोग मारे गए उसमें, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, कुछ तादाद ही नहीं पता। यानी हमें इतना तो पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे। मुझसे कोई पूछे कि जी आप बताएं इराक और शाम और लीबिया में कितने लोगों का कत्ल हुआ या मारे गए लोग, या पनाह गुज़ीन हुए या घरों से निकल गए, और आज भी वहां लड़ाइयां हो रही हैं, तो कोई तादाद ही नहीं है उनके कोई डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। तो मुझे तो वर्ल्ड वॉर का मैं तो वर्ल्ड वॉर को इस तनाजुर में देखता हूं कि वर्ल्ड वॉर ये नहीं है कि जी अभी स्टार्ट हुआ है यूक्रेन पे। वो यूक्रेन पे स्टार्ट तो इसलिए वर्ल्ड वॉर का जिक्र खैर आ गया ना कि उसमें यूरोप इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो खत्म कहाँ हुई है जंगें तो चलती रही हैं। बस फर्क ये है कि उसमें जो है वो मुसलमान थे या मुस्लिम रियासतें थीं, और मुसलमान ही उसमें खुद फैसिलिटेट भी कर रहे थे उन जंगों को। क्या मैं एंड ऑफ टाइम दोबारा करूंगा, आखिर ज़मान दोबारा कोशिश करूंगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल करूंगा। लेकिन अब ये मिडल ऑफ द वॉर के दरमियान जो है वो मेरे ख्याल से मैं बात नहीं कर सकता। यूक्रेन और रशिया पे बात करें, अच्छा जी, तो बात तो मैं कर रहा हूँ यूक्रेन और रशिया पे पिछले
कई महीनों या कई सालों से। अच्छा, उसके बाद जो है वो सैंक्शंस इरेलीवेंट होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। मेरा ख्याल है कि सैंक्शंस इरेलीवेंट होती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। डिस्टर्ब ज़रूर करेंगी सैंक्शंस, लेकिन मैं ऐसे इलाकों में गया हूँ जहाँ पर सैंक्शंस लगे हुए इलाकों में, यानी मैं मिसाल के तौर पे जैसे दाहिया का इलाका है साउथ ऑफ बैरूत, फुली वहां पर जिंदगी नॉर्मल लाइफ, लोग नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। और वहां पे ये वो इलाका है जो हिजबुल्लाह का इलाका है। तो उस इलाके में जाके तो मुझे वहां पर ना बैंक्स हैं और ना वहाँ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और ना वहाँ पर जो, लेकिन वहाँ पर जिंदगी चल रही है और लोग कई सालों से जो है वो काम कर रहे हैं। तो मुझे अंदाजा हुआ वहां जाके, अगर मैं वैसे उसके ऊपर बात करता तो मैं कहता यार सैंक्शंस लग गई हैं पता नहीं, लेकिन जब आप वहां रहे और लोगों से बात करते रहे तो अंदाजा हुआ कि जहां सैंक्शंस लगी हुई हैं जिन इलाकों में, वहां लोगों ने जिंदगी गुजारने का अपना तरीका बना लिया है और उस तरीके से वो काम भी कर रहे हैं और वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे। तो ये मैंने पहली दफा मुझे अंदाजा हुआ था बैरूत जाके कि वहां पे सैंक्शंस लगी, लेकिन सैंक्शंस का उन लोगों की जिंदगियों पे कोई असर नहीं हुआ और वो उसी तरह से दुकानें भी खुली हैं, खरीदारी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो एक तरह से असर होता है, ये नहीं कि असर नहीं होता, लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं होता। ये सारा डिपेंड करता है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ पे है, आपकी मार्केट्स कहाँ पे हैं। अब जाहिर है कि जो दाहिया में रहने वाले लोग हैं बैरूत में, वो तो कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर रहे वहां से चीजें, तो उनको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की कोई बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई मुल्क है जो कि जिसने एक्सपोर्ट्स करना है ईयू के अंदर, या जिसने अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है, या जिसने जो, तो उनके ऊपर या ऑयल की उनको जरूरत, देखे ना ये ईरान ने ऑयल पहुंचा दिया वहां पे टैंकर्स के जरिए, हिजबुल्लाह को दे दिया ऑयल। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान को जरूरत है ऑयल की, या इंडिया को जरूरत है, या यूरोप में जरूरत है, तो फिर आपको एक इंटरनेशनल सैंक्शंस आपको डिस्टर्ब करती हैं। रशिया को भी करेंगी, कितना करेंगी उस पर अपने प्रोग्राम्स वगैरह में मैं बात करता रहूंगा। लेकिन यह है कि सैंक्शंस जो है वो उतनी ज्यादा ऑन ग्राउंड आके मुझे अंदाजा हुआ, ऑन पेपर तो आपको लगा कि वो पाबंदियां लग गई हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जैसे मैंने आपसे कहा कि वहां पर जब आप रहते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि बहुत ज्यादा पाबंदियां काम नहीं करती। अब मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी का जिक्र आ रहा है खबरों में, बहरे अस्वद में ये हो गया, टर्की रशिया के ये ताल्लुकात हैं, ये अब आप ये फिर थोड़ा सा आपको अच्छी फीलिंग होती है कि आपने ये बातें सारी डिस्कस की हुई हैं और आपने ये सारा बता चुके हैं पिछले साल 2 सालों के अंदर। और उस वक्त बड़ा अहबाब, मैं तो बाज़ दफा थोड़ा सा परेशान भी होता हूँ उस बात पे कि वो पता नहीं सीरियस, मतलब उस वक्त जब ये हो रहा था ना ट्रम्प का इलेक्शन हो रहा था, बाइडेन का, तो फॉरेन ऑफिस की तरफ से प्रॉपर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो अच्छे जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अच्छा खासा मजाक फोन करके एक दिन मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आपका दिमाग तो नहीं खिसक गया? मैंने कहा जी वो तो खिसका हुआ है शुरू से, खैरियत तो है क्या? कहते हैं आप कह रहे हैं कि बाइडेन आ रहा है, तो आपको नहीं पता 8 साल के लिए प्रेसिडेंट जो है वो रीइलेक्ट होता है, आप लगे हुए कि बाइडेन आ रहा है, ट्रम्प जा रहा है। मैंने कहा जी अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ। फिर उसके बाद खैर ट्रम्प बाइडेन आ गए, फिर उसके बाद वो बात होने लगी क्या चाहिए, आप क्या लेके बैठ गए हैं ताइवान को साउथ। मैंने कहा जी आने वाले दिनों में ये चीजें डिस्कस हो रही होंगी। उन्होंने कहा जी आप क्या ताइवान डिस्कस हो रहा होगा? मैंने कहा जी हो रहा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस हो रहा होगा। ये मैं आज बात कर रहा हूँ ताइवान की, ये मैं 2020 की बात इस वक्त की। मैंने कहा जी मैं आज बात कर रहा हूँ, मैंने ये बात लोगों से उस वक्त की। मैंने कहा जी आज मुझे बात करने दें अब ताइवान की, एक वक्त आएगा और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे वो 100 हो या 1000 हो या 2000 हो या 5000 हो, मुझे उससे कोई, लेकिन ताइवान डिस्कस होगा आने वाले दिनों में, मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस हो रहा होगा, यूक्रेन डिस्कस हो रहा होगा। तो उस वक्त आप यकीन करें, मतलब है कि मैंने आपसे कहा ना, मैं इसीलिए अपने आप को जरा डिस्कनेक्ट रखता हूँ, थोड़ा सा आदम बेजार नहीं हूँ, लेकिन ये कि लोगों से अगर मैं बहुत ज्यादा बैठूंगा ना गैदरिंग्स में या लोगों के दरमियान शाम को बैठ के और उनकी सुनूंगा बकबक झिक झिक, तो कल मैं भी मीम में से शीन निकाल रहा हूँ और मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी मीम से शीन निकालने में।